Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. आज के अध्याय में विलयन के अंतर्गत यानी कि सॉल्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है। विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। देखिए, विलेयता पदार्थ का एक गुण होता है। पदार्थ के घुलने का गुण विलेयता कहलाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे जो विलायक होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। विलायक यानी कि सॉल्वेंट। आप दो तरह के विलायकों को जानते हैं। एक आपका ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल यानी कि पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा आपका अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बनिक विलायक। अध्रुवीय विलायक के अंतर्गत कार्बनिक विलायक आते हैं। कार्बनिक विलायक आपके अध्रुवीय विलायक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर आदि। और ध्रुवीय विलायक, सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक जल होता है, जिसे आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5 होता है। सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जनरली ये विलेयता होती है। तो पदार्थों के घुलने का गुण विलेयता कहलाता है। अब हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ कम मात्रा में घुलते हैं और कुछ पदार्थ अधिक घुलते हैं, यानी कि कुछ पदार्थों की विलेयता कम होती है, कुछ पदार्थों की विलेयता अधिक होती है। इसके अलावा कुछ पदार्थ कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं और कुछ पदार्थ हमारे अकार्बनिक यानी ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जो आयनिक और ध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, और जो अध्रुवीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जनरली कार्बनिक पदार्थ में घुलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ भी जल में घुल जाते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम उस बात को जानेंगे। तो कुछ पदार्थ कम घुलते हैं, कुछ पदार्थ अधिक घुलते हैं। इसलिए इस गुण को परिभाषित कर दिया गया। तो हम सबसे पहले ठोस की विलेयता को जानेंगे कि ठोस की विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। सपोज डेट के आपके पास एक पात्र है और उस पात्र में आपने 100 ग्राम जल भर लिया है, H2। 100 ग्राम जल भर लिया आपने। अब आप इसमें कोई पदार्थ मिला रहे हैं। जो भी पदार्थ मिलाएंगे वो विलेय पदार्थ होगा। जब आप इसमें विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलेय पदार्थ घुलना मान लीजिए प्रारंभ कर लेता है। सपोज कि आप 100 ग्राम विलायक में चीनी मिला रहे हैं या नमक मिला रहे हैं, तो चीनी या नमक घुलना यहाँ पर प्रारंभ कर देगी। जब चीनी या नमक का घुलना बंद हो जाएगा तो वह इस पात्र की तली में जमा होने लगेगी। उस स्थिति में जो विलयन प्राप्त होगा उसे आप कहेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी कि सैचुरेटेड विलयन कहेंगे। सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन। तो यहीं से ये पता लग जाता है, ये अंदाज लग जाता है कि पदार्थ को हमने तब तक घोला जब तक उसने घुलना बंद नहीं कर दिया, यानी जब तक संतृप्त विलयन प्राप्त नहीं हो गया। तो इसके लिए आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक या द्रव, और देखिए विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप इस परिभाषा में निश्चित ताप शब्द कहेंगे।
निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है, या आवश्यक ठोस पदार्थ की मात्रा उसकी द्रव में विलेयता कहलाती है। तो जितनी मात्रा 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर सकती है, उस मात्रा को आप उसकी विलेयता कहते हैं। अब ठोसों की विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो जनरली ठोस की द्रव में विलेयता पर 3 कारकों का प्रभाव पड़ता है। पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा ताप का प्रभाव, और तीसरा है दाब का प्रभाव यानी प्रेशर। तो विलेय और विलायक की प्रकृति में एक हम रसायन शास्त्र में एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका अर्थ ये है कि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति विलेयता को प्रभावित करती है। हमारे आयनिक और ध्रुवीय प्रकृति के विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जल में घुलते हैं प्रायः। तो ध्रुवीय और आयनिक प्रकृति के पदार्थ प्रायः जल जैसे ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जैसे नमक है NaCl, आयनिक यौगिक है, ये आसानी से जल में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। अध्रुवीय या सहसंयोजी, शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति के पदार्थ अध्रुवीय विलायक कार्बनिक विलायक में घुलते हैं। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति है भाई, कि विलेय और विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, तभी वो उसमें ठीक से विलेय होता है, घुलता है। दूसरा है ताप। ताप का प्रभाव लासातेलिए नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ये बिल्कुल प्रक्रिया पर निर्भर करता है, घुलन प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि जो घुलन प्रक्रिया है या पदार्थ घुलते समय ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है कि या अवशोषण कर रहा है। अर्थात प्रक्रम ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है, इसका प्रभाव, इस बात का प्रभाव पड़ता है, यही हम ताप का प्रभाव कहते हैं। तो अगर कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण करता है, अर्थात उसकी घुलन प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर उसकी द्रव में विलेयता बढ़ती है। और यदि कोई पदार्थ घुलते समय ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, अर्थात घुलन प्रक्रिया ऊष्मा छेपी है, तो उसकी विलेयता द्रव में ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये प्रभाव पड़ता है, इसको हम लासातेलिए नियम के अनुसार समझ सकते हैं। इसके बाद दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ठोसों की विलेयता पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इसलिए दाब का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है जो घुलन प्रक्रिया पर आधारित है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। विलेय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। विलेय और विलायक की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए, या तो दोनों आयनिक या ध्रुवीय हों, या फिर दोनों शुद्ध सहसंयोजक या अध्रुवीय हों, तभी वो ठीक से विलेय होंगी। तो इस प्रकार से 100 ग्राम, किसी भी 100 ग्राम द्रव में जब हम ठोस पदार्थ मिलाते हैं और हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, मतलब पदार्थ का घुलना बंद हो जाए, उस स्थिति में जो विलयन मिलता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और जो संतृप्त विलयन हमें प्राप्त हो जाए तो उसमें हम आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना विलेय पदार्थ मिला दिया है 100 ग्राम विलायक में। तो प्रति 100 ग्राम के हिसाब से आप विलेयता, ठोस की विलेयता का आकलन कर सकते हैं, परिकलन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मोलर विलेयता के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर
1 लीटर द्रव में आप कितने मोल विलेय पदार्थ मिला रहे हो जिससे कि संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, तो उसको आप मोलर विलेयता कहते हैं, उसको आप मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपकी ठोसों की द्रव में विलेयता थी, तो विलेयता का आकलन इस तरह से किया गया। वैसे तो विलेयता क्या है भाई, घुलने का गुण है। अब कौन सा पदार्थ कम घुलता है, कौन अधिक घुलता है, इससे हम उसका आकलन कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि गैसों की विलेयता, चूंकि गैसों की द्रवों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप किसी गैस को किसी द्रव में भेजेंगे तो अगर गैस उस द्रव में घुलेगी तो भाई विलयन बनेगा। तो आपने द्रव को, आपको एक बंद पात्र में द्रव ले लिया आपने, अब इसमें आप कोई भी गैस भेज रहे हो तो गैस द्रव में अपने दाब के कारण घुलती है। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, गैस के अणुओं के बीच नगण्य आकर्षण होता है। गैस के अणु पात्र की दीवारों से निरंतर टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, इस कारण उनमें प्रेशर यानी कि दाब होता है। प्रत्येक गैस में प्रेशर होता है, दाब होता है, और उस दाब को हम उस गैस का आंशिक दाब कहते हैं। और प्रत्येक गैस द्रव में अपने आंशिक दाब के कारण ही घुलती है, मिलती है। और इस दाब को आप बाहरी दाब लगा के बढ़ा भी सकते हैं, बाहरी दाब आरोपित करके आप इसकी विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए हेनरी ने नियम दिए हैं हमारे लिए, इस चैप्टर में मोस्ट नियम है हेनरी और राउल्ट के नियम, और हेनरी के गैस की द्रव में विलेयता से संबंधित नियम ही दिए गए हैं। तो जब हम गैस को द्रव में भेजते हैं तो अब हमें इसको परिभाषित करना है। किस तरह से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको पहली बात तो 2 कारकों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो है ताप और दूसरी बात है आपका दाब, बाहरी दाब। तो आपको जो ताप लेना है वो लेना है आपको प्रयोग का ताप, प्रयोग का ताप यानी कि सामान्य ताप। सामान्य ताप आपको यहाँ पर लेना है, सामान्य ताप पर। और जो दाब लेना है वो भी आपको वायुमंडलीय दाब लेना है, सामान्य दाब लेना है। 1 atm वायुमंडलीय दाब यानी कि 760 mmHg सामान्य दाब। तो सामान्य यानी कि निश्चित दाब पर या एक वायुमंडलीय दाब पर और प्रयोग के ताप पर गैस का सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर में वह आयतन, घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो द्रव का या द्रव के इकाई आयतन को संतृप्त कर सकता है। किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो 1 atm दाब और प्रयोग के ताप पर इकाई आयतन के द्रव को संतृप्त कर सकता है, गैस की उस द्रव में विलेयता कहलाता है। तो गैस की उस द्रव में विलेयता कहलाती है जो कि उसको जो है संतृप्त कर सकती है। अब गैस की द्रव में विलेयता पर भी आपके 3 कारकों का प्रभाव पड़ता है। पहला है आपका गैस और विलायक की प्रकृति, गैस और विलायक की प्रकृति, इसका प्रभाव पड़ता है। चूंकि गैस हम जानते हैं कि अधिकांशतः गैसें जल में घुलनशील होती हैं, लेकिन कुछ गैसें जल में नहीं घुलती हैं, अल्प विलेय होती हैं। तो गैस की प्रकृति क्या है और जल या कार्बनिक विलायक है, जो भी है, विलायक की प्रकृति क्या है, इसका प्रभाव पड़ेगा। गैस और विलायक की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हो सकता है कि गैस की विलायक के साथ अभिक्रिया हो रही हो। जैसे सपोज डेट आप अमोनिया गैस को जल में भेजेंगे तो उसकी रिएक्शन हो जाती है और अमोनिया का सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। या फिर हो सकता है कि जैसे आपने HCl गैस को जल में भेजा तो ये आपका HCl एक्वस पोजीशन में पहुंचकर ये डिजॉल्व हो जाता है, H पॉजिटिव एक्वस और प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, मतलब कि वियोजन हो जाता है, आयनन हो जाता है।
या फिर गैस की अभिक्रिया हो जाती है, तो ऐसे केस में गैस की विलेयता अधिक हो जाती है। तो गैस और विलायक की प्रकृति का भी गैस की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारक है आपका ताप। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस विलायक में से बाहर निकल आती है। विलायक में से बुलबुलों के रूप में गैस बाहर आ जाएगी। तो ताप कम होना चाहिए। ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है, ताप कम करते हैं तो विलेयता बढ़ती है। तीसरा कारक है दाब। दाब बढ़ाएंगे हम तो गैस का दाब बढ़ेगा, और जब गैस का दाब बढ़ेगा तो वो विलेयता भी बढ़ेगी। विलेयता पर दाब का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गैस संपीड्य होती है, कंप्रेसिबल होती है। गैस को संपीड्य किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, तो बाहरी दाब लगाने से गैस का आंशिक दाब बढ़ जाता है, जिससे गैस की विलेयता बढ़ती है। इस बात को हम बहुत ही अच्छे से हेनरी के नियम से समझ सकते हैं। गैस की हेनरी का नियम दाब पर ही आधारित है। गैस की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ भाई, तो गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव, इसे हम हेनरी के नियम से जो है सिद्ध कर सकते हैं। हेनरी के नियम में आपके दो स्टेटमेंट हैं। हेनरी ने इसी तरह से बंद पात्रों में प्रयोग किए थे। जब आप बंद पात्र में कोई भी द्रव लेते हैं और उसमें गैस भेजते हैं, तो गैस अपने दाब के कारण उसमें घुलती है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी के अनुसार निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस का दाब जितना अधिक होगा, उसकी द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक होगी, चाहे वो कोई भी गैस हो। तो गैस की जो विलेयता है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो है कांस्टेंट आ जाएगा KH। तो ये आपकी S जो है ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी गैस की विलेयता इन लिक्विड, द्रव में गैस की विलेयता। और KH इसको आप कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी हेनरी नियम स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट, जिसका निर्धारण प्रयोगात्मक तरीके से किया जाता है। P ये कहलाता है प्रेशर, गैस का प्रेशर, गैस का दाब, प्रेशर यानी गैस का आंशिक दाब। तो गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस का आंशिक दाब जितना अधिक होगा, गैस जितना अधिक दाब आरोपित करेगी, उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब जरा सोचिए, जब गैस ज़्यादा मात्रा में घुलेगी तो उसका मूल अंश, जो गैस का यहाँ पर मूल अंश है, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा गैस का मूल अंश। और जितना ही ज़्यादा गैस में मतलब कि प्रेशर होगा, जितना ही ज़्यादा गैस में प्रेशर होगा, उतना ही ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, घुलेगी, जिससे उसका जो मूल अंश है, उसका जो भाग है, वो उतना ही ज़्यादा उसमें डिजॉल्व होगा, उतना ही ज़्यादा घुलेगा। तो आप इसके इस हिसाब से तो आप यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, इसके भी आप अंक एक प्रश्न लगाते हैं। यहाँ पर KH का जो मात्रक आता है वो अलग आता है। सपोज डेट कि विलेयता का मात्रक आप लें मोल प्रति लीटर और दाब का मात्रक लें ATM या बार, तो KH का मात्रक आपका आ जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, ATM इनवर्स या बार इनवर्स। इस तरह से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो KH का मात्रक जब सवाल में इस तरह का दिया हो या विलेयता दी हो सवाल में, तब आपको इस सूत्र से हेनरी नियम का सवाल हल करना है।
इसके अलावा क्या होता है कि हम इसके आधार से दूसरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि चूंकि गैस का जितना ही ज़्यादा प्रेशर होगा वो उतना ही ज़्यादा मात्रा में घुलेगी, और जब उसकी मात्रा ज़्यादा होगी मतलब उसमें अंश ज़्यादा हो गया, मूल अंश ज़्यादा हो गया। तो जो गैस का दाब होता है, गैस का जो दाब होता है वो मूल अंश के समानुपाती होता है, या गैस के विलयन में मूल अंश गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं, या गैस का आंशिक दाब गैस के विलयन में मूल अंश के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं गैस का आंशिक दाब बराबर KH × X, गैस का मूल अंश, गैस का आंशिक दाब बराबर गैस का मूल अंश। अब चूंकि मूल अंश का मात्रक नहीं होता है, मूल अंश का मात्रक नहीं होता है क्योंकि मोल बटे कुल मोल होता है, इसलिए यहाँ पर जो KH का मात्रक आएगा वो दाब का मात्रक होगा। KH का मात्रक का मतलब होगा दाब का मात्रक, जो कि आपका दाब का मात्रक ATM हो सकता है, बार हो सकता है ना, जितने भी दाब के मात्रक होते हैं तो ये आपके दाब का मात्रक हो सकता है। तो KH का मात्रक दाब का मात्रक होगा यहाँ पर। अब मूल अंश, गैस के मूल अंश का मतलब है गैस के मोल बटे कुल मोल। हमने आपने जो है दूसरे वीडियो में मूल अंशों को पढ़ा था कि विलेय और विलायक के मूल अंशों का योगफल कितना होता है, विलेय और विलायक के मूल अंश को किस तरह से आप निकालते हैं। तो ये आपका मूल अंश इस तरह से हो जाएगा। इससे मूल अंश कैलकुलेट करके आप इस सूत्र से भी हेनरी के सवाल लगा सकते हो। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग, और साथ ही हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर और उस पर आधारित द्रव द्रव मिश्रण के लिए 1886 में दिया गया एफ राउल्ट का पॉपुलर इस अध्याय का सर्वाधिक मोस्ट नियम। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें, और इस तरह के हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए से चैप्टर से रिलेटेड या अन्य केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन लिस्ट चेक करें, उसमें आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियो, जो अच्छी क्वालिटी के वीडियो हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। और हमारे पर्सनल ऐप को भी आप इंस्टॉल करें, बताया था हमने, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं और एंजॉय करते हैं आज की क्लास का। तो हम सबसे पहले जानते हैं हेनरी का नियम, जो कि हमने आपको बता दिया था कि हम गैस को द्रव में भेजते हैं तो गैस अपने दाब के कारण, आंशिक दाब के कारण उसमें डिजॉल्व होती है, घुलती है, और उसके दाब पर या उसकी विलेयता पर दाब का जो प्रभाव पड़ता है उसको 1801 में हेनरी ने उसको जो है एक्सप्लेन किया, जिसको हम पढ़ चुके थे। अब हमें उसी से संबंधित उसकी सीमाएं पढ़नी है कि हेनरी का नियम कब लागू होता है। तो लिमिटेशंस इसकी जाननी है, हेनरी रूल्स की। लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं। तो देखिए सबसे पहली बात, तो पहली सीमा ये है कि जो गैस होनी चाहिए उसका जो बिहेवियर यानी व्यवहार होना चाहिए वो आदर्श गैस की भांति होना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी गैस आदर्श नहीं है, केवल ये बात काल्पनिक है, हम गैस को आदर्श मानते हैं। इसलिए गैस का जो व्यवहार है वो आदर्श गैस की भांति हो, उन्हीं की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू होता है। दूसरी लिमिटेशंस ये है कि जो गैस आप द्रव में भेज रहे हो उस गैस की उस द्रव के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ना ही उस गैस का उस द्रव में वियोजन होना चाहिए, ना ही संगुणन होना चाहिए। मतलब कि ना तो रिएक्शन हो, गैस और द्रव की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब नो रिएक्शन, और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए यानी वियोजन, और ना ही एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही संगुणन होना चाहिए।
तभी हेनरी का नियम गैस की विलेयता पर लागू होता है। इसकी सीमाएं थीं। अब हम जानते हैं इसका एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है, हम इस नियम को कहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं। तो आप सबने कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि शीतल पेय, सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी है। भली भांति आप कोल्ड ड्रिंक्स को जानते हो, उनके ब्रांड को जानते हो, जैसे थम्स अप, ड्यू, है ना। तो इसमें आप देखते हैं कि जब आप इसको पीते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इसको आप अच्छे से ठंडा करके पीते हैं। तो आप जानते हैं कि ये ठंडी क्यों होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय, इनको आप शीतल पेय कहते हैं, इनकी बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, जिससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहे। जब हम बोतल को खोलते हैं तो हमें गैस निकलती हुई महसूस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व नहीं होती है या जो बाहर निकल आती है, वो जैसे ही हम बोतल को खोलते हैं बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स में घुली होती है, उसी के कारण उसको हम ठंडा रखते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये हेनरी नियम से ही ज्ञात हुआ कि उच्च दाब पर आप गैस को द्रव में भेज सकते हैं। तो ये आपका पहला अनुप्रयोग हुआ। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई में गोता लगाता है तो आप देखते हो कि वो ऑक्सीजन का यानी वायु का सिलेंडर लेके जाता है। तो जब वो ऑक्सीजन की निचली सतह पर जाता है तो दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से श्वसन में जब वो ऑक्सीजन गैस लेता है, श्वसन करता है, तो जो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन उसके रक्त में उच्च दाब के कारण, चूँकि हेनरी नियम में आपने जाना कि दाब बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ती है, तो दाब अधिक बढ़ जाने से नाइट्रोजन गैस रक्त में घुलने लगती है। और जब गोताखोर यानी तैराक जब समुद्र से बाहर निकलता है तो वही दाब घट जाता है, जिससे जो घुली हुई रक्त में नाइट्रोजन है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे रक्त में बुलबुले बन जाते हैं, जो बहुत ही कष्टदायक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। उनको आप बैंड्स कहते हैं। इन जहरीला प्रभाव पड़ता है साथ ही नाइट्रोजन का रक्त पर। तो नाइट्रोजन के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम से तनुकृत वायु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ प्रतिशत हीलियम मिलाई जाती है। तो गोताखोर के सिलेंडर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हीलियम भी होती है, हीलियम मिलाई जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन का जहरीला प्रभाव ना पड़े। इसके बाद तीसरा आपका अनुप्रयोग है कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे पर्वतारोही हुए, जो बहुत ही ऊंचाई पर, धरातल से बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं। हम जानते हैं कि धरातल में निचली सतह पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता घटती जाती है। तो जो व्यक्ति ऊंचाई पर रहते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो हो जाता है, ऑक्सीजन सांद्रण कम हो जाता है, जिससे उनमें सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। तो इन लक्षणों को आप एनॉक्सिया के लक्षण कहते हैं, इसे आप एनॉक्सिया के लक्षण कहते हैं। तो ये हमारे हेनरी नियम के अनुप्रयोग थे। ये जानकारी हमें हेनरी नियम से मिली कि गैस किसी भी द्रव में दाब के प्रभाव से घुलती है, और यही इसके अनुप्रयोग हैं। अब हम जानते हैं बाष्प दाब से रिलेटेड राउट का नियम। तो सबसे पहले हमें बाष्प दाब जानना होगा। बाष्प दाब आप किसे कहते हैं? किसी भी द्रव का बाष्प दाब। सपोज डेट आपके पास कोई भी शुद्ध द्रव है, ये कोई भी शुद्ध द्रव, मान लीजिए जल भरा हुआ है,
इस पात्र में, और जब आप इसको जो है बंद पात्र में गर्म करेंगे, एक बंद पात्र में लेकर जब आप इस द्रव को गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी और शीघ्र ही द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था आ जाएगी। उस स्थिति में वाष्प द्वारा इस पात्र पर प्रेशर लगाया जाएगा, दाब आरोपित होगा। उसी दाब को हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाष्प बनती है, ये वाष्प जो प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को आप क्या कहते हैं? वाष्प, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। द्रव का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वाष्प को आप वेपर कहते हैं, तो उसके प्रेशर को आप वेपर प्रेशर कहेंगे। तो इसे आप वेपर प्रेशर कहते हैं, जो कि आप द्रवों का पढ़ रहे हैं, ऑफ लिक्विड्स, यानी कि द्रवों का वाष्प दाब। तो देखिए, जब भी आप किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, और इस तरह से द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था आ जाती है। तो द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था पर वाष्प के दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अगर द्रव एकदम शुद्ध होता है, शुद्ध द्रव होता है, तो यानी कि प्योर हो, तो उस अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वो निश्चित होता है, जिसे आप P0 से शो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसी होती है? निश्चित होती है, निश्चित, कांस्टेंट। तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है। जब आप द्रव को गर्म करते हैं, उसकी वाष्प बनती है, तो उसकी वाष्प दाब आरोपित करती है। तो द्रव और वाष्प की साम्यावस्था पर वाष्प के दाब को आप द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, और शुद्ध द्रव का वाष्प दाब सदैव निश्चित होता है। अब अगर आप दो द्रवों को मिला दें, मान लीजिए एक द्रव है आपके पास A और एक द्रव है आपके पास B। एक पात्र में आपका एक शुद्ध द्रव A है, जिसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब PA0 हो जाएगा। दूसरे पात्र में आपका एक शुद्ध द्रव B है, शुद्ध द्रव B है, जिसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब PB0 हो जाएगा। दोनों द्रवों को जब आप मिला देंगे, चूंकि दोनों द्रव वाष्पशील हैं, वोलेटाइल हैं, तो वाष्प, दोनों के वाष्पों का दाब ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और कुल वाष्प दाब में दोनों द्रवों के वाष्पों के दाबों का योगदान रहेगा। इस बात को हेनरी साहब ने सिद्ध किया है। द्रव द्रव मिश्रण के लिए या वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण के लिए ये नियम है, ये 1886 में नियम दिया गया था। ठोस द्रव के लिए भी राउल्ट का नियम है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। तो हमने दो द्रवों को मिलाया, द्रव A और द्रव B। जब हम इनको मिला देंगे तो हमारे पास A + B यानी विलयन बन जाएगा। तो उसका जो कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों द्रवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब नहीं, अब विलयन में जो द्रव का वाष्प दाब होगा, क्योंकि जब दोनों को मिला देंगे तो वो शुद्ध अवस्था में नहीं रह जाएंगे। तो जब द्रव A और द्रव B को आप मिला देते हैं और विलयन बन जाता है, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो दोनों द्रवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो इसी को हम एज ए स्टेटमेंट, यानी कि जो राउल्ट के नियम से हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, वो कितने प्रकार से हम द्रव द्रव मिश्रण के लिए राउल्ट का नियम कह सकते हैं। तो पहला तो आप इसी सूत्र के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में विलयन का कुल वाष्प दाब द्रवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हैं वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, जो आप वाष्पशील द्रवों का मिश्रण बना लेंगे। तो जैसे आपने दोनों द्रव इस पात्र में हैं, आपके दोनों द्रव हैं, इसमें मान लीजिए A और B है। तो मान लो A का जो अंश है यहाँ पर वो XA है और B का जो अंश है वो XB है। A का जो दाब है मान लीजिए PA है और B का जो दाब है वो PB है।
शुद्ध अवस्था के दाब आपको हमने बताए, ऐसे P0 से दर्शाते हैं आप। तो इस तरह से जो यहाँ पर कुल वाष्प दाब होगा वो PA प्लस PB यानी दोनों द्रवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। अब विलयन में किसी घटक का जो वाष्प दाब है PA वो उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसी प्रकार घटक B का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती हो जाएगा। तो अब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो भाई कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट में आ जाता है शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, क्योंकि शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं PA बराबर PA0 इंटू एक्स, और आप लिख सकते हैं PB बराबर PB0 इंटू एक्स भी, ऐसा लिख सकते हैं भाई। तो इसके हिसाब से आप जो है स्टेटमेंट कह सकते हो और इसके हिसाब से स्टेटमेंट कह सकते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, वाष्पशील द्रवों के विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब द्रवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है, या वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मूल अंश के समानुपाती होता है। विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। या कह सकते हैं वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको तीन प्रकार से, यानी इसके में हम तीन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तीन प्रकार से इस राउल्ट के नियम को हम कह सकते हैं, और इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। अब आपका जो ये P कुल दाब है, यानी कि जो ये आपका P टोटल है, ये आपका हो जाएगा PA की जगह आप लिख सकते हैं PA0 इंटू एक्स, और PB की जगह आप लिख सकते हैं PB0 इंटू एक्स भी। इस सूत्र से आप इसके आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप अब अगली क्लास में जानेंगे इसका विस्तार। और एक और राउल्ट का नियम होता है नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए, यानी कि ठोस द्रव विलयन के लिए। फिर उसकी सीमाएं जानेंगे, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप आगे के वीडियो देख सकें, उनका आनंद उठा सकें। धन्यवाद।